आपका तहे दिल से हमारी पूरी टीम श्री कृष्णा मानव शक्ति केंद्र की आपका धन्यवाद करती है कि सर एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद में आपने हमारे को टाइम दिया। आज पूरा देश आपसे सीखेगा सर, आपसे प्रेरणा लेगा, राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना उनके मन में जाएगी कि किस प्रकार से आपने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया और संघर्षों के साथ में आपने अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाया सर। जी भैया। हाँ, तो अभी हमारे साथ में सर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से सर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और परमपिता परमेश्वर से हमारी पूरी टीम मंगल कामना करती है कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश, समृद्ध, खुशहाल रहे सर, बच्चे उन्नति करें और आपको और भी ज्यादा सक्सेस परमात्मा आपके जीवन में दे सर। अब सर हम ये जानना चाहेंगे कमांडो साहब आपसे कि आपकी पृष्ठभूमि, यानी कि जिस गांव में आप पैदा हुए, कितने क्लास तक आपने पढ़ाई किया और फिर सेना में जाने का जुनून आपको कहां से मिला? आपके साथ में बहुत सारे साथियों ने भी तैयारी किया होगा लेकिन वो रह गए होंगे, आपका सिलेक्शन हुआ, उनके पीछे क्या कारण थे सर? कहां से आपको सेना में जाने का मोटिवेशन मिला सर? थैंक यू। सबसे पहले तो सुंदर भाई, मैं आपकी पूरी टीम को और सभी साथियों को मैं जय हिंद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद सर। मेरा जो गांव है वो हरियाणा के अंदर छारा गांव है, बहादुरगढ़ तहसील है, जिला झज्जर है। जी सर, जी सर। हमारे गांव में जो है ना, खेल का भी और शिक्षा का भी बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है। बहुत सारे पहलवान ओलंपिक तक अवार्ड हमारे गांव से लेके आए हैं और हाल ही में भी आपने देखा होगा, भी पीछे दीपक पुनिया भी हमारे गांव का ही लड़का है जो ओलंपिक से अवार्ड लेके आया था। जी और बहुत सारे रेसलर हैं वहां पे, और साथ साथ बास्केटबॉल भी खेलते हैं हमारे गांव के अंदर। बास्केटबॉल की टीम भी अच्छी है, कबड्डी की टीम भी अच्छी है। ओके सर। तो सरकारी स्कूल के अंदर जो है ना पढ़ाई की, और जो पढ़ाई के दौरान हम एक जो है ना एक एवरेज स्टूडेंट थे। ओके सर। परंतु हम जो है बास्केटबॉल का मैं अच्छा खिलाड़ी था। स्कूल नेशनल मैंने 3 बार खेला उस समय। ओके सर। उसके बाद जो है पूरे गांव के अंदर ही, हमारे गांव के अंदर सेना में जाने की होड़ लगी रहती है। ओके और सर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भी हमारे गांव के अंदर बहुत सारे लोग थे। सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर भी बहुत सारे लोग शामिल हुए और गांव में बहुत सारे जो ना गैलेंट्री अवार्ड भी मिले हुए हैं। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसमें हमारे गांव के बंदे ने हिस्सा ना लिया हो। और जो हमारे दादाजी थे वो आजाद हिंद फौज के अंदर थे। वो लंबे टाइम तक जो है ना 6-7 साल तक जो है ना बंदी भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। 6-7 साल बाद जो है ना वो घर आए थे। तो हमारी दादी जी भी जो है ना देशभक्ति की बातें बताती रहती थी, कहानियां बताती रहती थी। और चाचा ताऊ अड़ोस पड़ोस सभी लोग जो है ना फौज में होने की वजह से तो फिर जो है ना पूरा माहौल ही वहां पे फौज का था। तो मैं फिर जो है ना बास्केटबॉल के माध्यम से ट्रायल देके ग्रेनेडियर ग्रुप के अंदर जो है ना मैं 97 के अंदर भर्ती हुआ। तो 97 के अंदर भर्ती होने के बाद में जो और बहुत सारे साथी थे, कोई जाट रेजिमेंट में गया, कोई ग्रेनेडियर में, कोई राजरीप में, कोई अलग अलग उनमें गए। बहुत सारे साथी हैं जो सिविल में नौकरी पाए। बहुत सारे ऐसे जो घर में आज खेती बाड़ी से जो ना अपना काम कर रहे हैं, गांव में विकास के काम कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे भाग्य और आदमी का जो है उस भाग्य के हिसाब से जो ना आगे बढ़ा जाता है। 99 के अंदर तो फिर वार हुआ, तो जो ना द्रास सेक्टर के अंदर जो ना कारगिल वाली लड़ाई के अंदर हम लोगों को ऑपरेशन विजय के अंदर जो ना भाग लेना पड़ा और विजय स्टार के अंदर भाग लेना पड़ा। और उसके बाद भी हमारी तो हम पोस्टों के ऊपर रह गए थे। वहां करीब 14 महीने बाद जो है ना छुट्टी घर वापस लौटे थे। एक बार घर वालों को कम ही उम्मीद थी, पता नहीं जिंदा बचे हैं नहीं बचे हैं, क्योंकि वहाँ फोन वोन की व्यवस्था थी नहीं उन टाइमों के अंदर। तो ये जो रुझान रहा, जो सेना की तरफ जाने का रुझान है, वो गांव में जो ना एक से बढ़कर एक जो ना सिपाही से लेकर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक गांव के अंदर लोग जो है ना पहुंचे हुए हैं, गांव का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं।
तो चलो, बहुत अच्छा रहा सर आपका जो जर्नी। हमने सुना कि एक गांव के अंदर से निकलकर दादाजी आजाद हिंद फौज के अंदर रहे, यानी कि आपके जीन्स के अंदर ही राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, जैसे हम सुनते आते हैं मनोविज्ञान के अंदर। जैसे मैं मनोविज्ञान का स्टूडेंट भी हूँ, तो उसके अंदर एक बात बोलती है कि आपके जेनेटिक्स जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष उदाहरण है आपकी दादाजी की जो सोच थी। और बोलते हैं कि पोता, तो खास करके हमारे हरियाणा में कहावत भी है कि दादा के ऊपर पोता जो ना निकलता है उसके वैसा ही बनता है। तो आपके अंदर वो चीजें देखने को मिली। बहुत अच्छा सर, आपकी जर्नी के बारे में आपने बताया। और कारगिल विजय के अंदर भी सर आप युद्ध के दौरान तैनात थे, आपने वहां पे भी एक एक्टिव सोल्जर के रूप में कार्रवाई किया, एक्टिव सोल्जर के रूप में रहे। तो थोड़ा सा कारगिल के बारे में भी बताएंगे, व्यूअर जानना चाहेंगे। कारगिल युद्ध के अंदर भी आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ सुरेंद्र जी, जो कारगिल की जो लड़ाई हुई उस समय हमारी जो है ना पलटन शुरुआती दौर के अंदर जयपुर थी। तो जैसे युद्ध के हालात बने तो हम लोगों को, हमारा जो ऑफ एरिया है वो तनोट राय जो मंदिर है माता का, उसके आसपास का इलाका जो पलटन जयपुर में रहती है, उसका ऑफ एरिया वहां पे है। तो वहां जैसे मोर्चा संभाला, तो फिर उस समय जो पहली बार ऐसा हुआ था, जो अगर ग्रेनेडियर की पलटन आगे लड़ाई लड़ रही है तो उसकी रिफोर्समेंट के लिए या उसको बदली करने के लिए ग्रेनेडियर की यूनिट जाएगी। अगर जाट लड़ाई लड़ रही है तो जाट की रेजिमेंट जाएगी। तो वहां पे 18 जाट थी जो है ना, 6 जाट थी, ऐसे 22 ग्रेनेडियर थी, 18 ग्रेनेडियर थी, सेकंड ग्रेनेडियर थी, 16 ग्रेनेडियर थी, 13 राजरीफ थी, 4 राजरीफ थी। तो ये कई सारी जो ना पलटने अपनी अपनी रेजिमेंटों को रीफोर्समेंट के लिए, तो हमने वहां पे जो ना लड़ाई के बीच के अंदर ही जो ना 16 ग्रेनेडियर को जो ना चेंज कर दिया था। वहां से 16 ग्रेनेडियर जो ना जयपुर उधर ऑफ एरिया तरोड़ चली गई थी। और हम उस समय बाई रोड गए थे, यहाँ से होते हुए रिवाड़ी होके रोहतक, रोहतक वीटा फैक्ट्री के अंदर हमारे लोगों को बड़ा मान सम्मान, चाय पानी और जो ना वहाँ रोका गया। जगह जगह पंडाल लगा रखे थे लोगों ने। और जब गांव से या जब काफिला गुजरता है हजारों फौजी ट्रक, तो जो ना लोग तालियां बजा बजा के भारत माता के नारे बोल बोल के जो ना, तो हम वाया मेरे जिले में से झज्जर में से होते हुए, रोहतक में से होते हुए पानीपत अम्बाला इस रास्ते से जो ना उस समय हम गए। तो वहां फिर दराज जो प्रॉपर जो टाइगर हिल है वहाँ वो लड़ाई जो चल रही थी, उसी लड़ाई के अंदर हम लोगों को हिस्सा लेना पड़ा। उस लड़ाई में हम लगातार लड़ते गए और पाकिस्तान के पोर्ट खाली कराते गए, बढ़ते चले गए। हमने लास्ट जो ना 53 के सामने 53 अभी पाकिस्तान के पास ही है पोर्ट जो, और 52-40 पोर्ट था, वहां तक जो ना लड़ते चले गए। फिर समझौता हो गया कोई ठीक है, और नहीं तो हम वो 53 भी खाली कराते। जब टाइगर हिल को खाली करा दिया तो 53 तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर वहां ही रोक दिया गया। तो वहां रोकने के बाद फिर जो है ना ये लगातार जो है ना 14 महीने तक हम वहीं रहे पोस्टों के ऊपर, क्यों उतरने का मौका नहीं मिला। जब वो बोले जो छुट्टी आएंगे बंदे, जो धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं बनी, उन पहाड़ियों को सर्च करा गया। तो फिर वहां बर्फ गिरने की वजह से फिर हम अगले साल, 1 साल बाद, 14 महीने बाद जब पोस्ट से उतर के आए, तो हम लोगों को जो है ना रक्षा मंत्री और जो ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ना हम लोगों को स्वागत के लिए वहां पे द्रास में गए थे। और तो बड़ा अलग टाइप का वहां अनुभव रहा, क्योंकि जो 30-35 आदमी थे वो लगातार 1 साल तक हम एक ही पोस्ट के ऊपर जो ना एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। उस समय तो ना कोई साधन थे, ना कोई संसाधन थे, ना कोई टीवी थे, ना कोई इंटरनेट थे, ना कोई मोबाइलों की सुविधा थी। तो बहुत जो ना कष्ट का जीवन है। वहां द्रास के अंदर वर्ल्ड सेकंड कूल प्लेस जगह है, दुनिया में सबसे दूसरे नंबर की ठंडी जगह है, क्योंकि वहां पे घाटी में हवाएं बहुत तेज चलती है, उसकी वजह से वहां पे ठंड होती है। और 60-60, 65-65 फीट बर्फ गिरती है वहां पे। तो उसके बाद फिर बीच में घर वालों को भी लगा पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, कोई सुविधा टेलीफोन इस टाइप की थी ही नहीं कोई। तो नीचे से ही बता देते थे, घर में चिट्ठी लिख देते थे, ठीक है। घर से चिट्ठी गली चली जाती थी तो ऊपर वो रेडियो सेट से बता देते थे उनके घर से चिट्ठी आई है, सब ठीक है। तो ये वाला जीवन जो पुराना जीवन है वो कई बार याद आता है तो बड़ा आंखों में बड़ा एक आंसू से आ जाते हैं, भाई जो ना बहुत कष्ट है। आज जो देश का सैनिक जिस तरीके से हम लोगों की रक्षा कर रहा है, वो अपना जीवन कष्ट में डाल के जो ना, बर्फ हो, गर्मी हो, हवा हो, बारिश हो, वो एक मोर्चे के ऊपर सैनिक खड़ा रहता है हमेशा।
तो उस टाइम पे सर आपकी शादी हो रखी थी या शादी बाद में हुई कारगिल युद्ध के बाद में सर? उस समय सुरेंद्र भाई मेरी शादी नहीं हो रखी थी। मैं तो उसके कई साल बाद शादी किया है। मैं तो जो है ना वहाँ जब नए नए सोल्जर थे हम, तो जो दो दो तीन तीन साल नौकरी थी हमारी, तो बहुत जो है ना देखा कि वहाँ किस तरीके से ये लगा होगा नरक है वो। मतलब एक तो स्वर्ग की बात करते हैं, एक दूसरा नरक की बात करते हैं। आप बर्फ में ही रह के ना, आप कुल्ला करना, ना नहाना, ना धोना, ना कोई ढाडी बनाना, ना बड़ी कष्ट में जिंदगी। लोग यहाँ बहुत सारे कह देते हैं देश के सैनिक क्या करते हैं, पेंशन के लिए वो जंतर मंतर भागे बैठ जाते। कईयों को बड़ा दुख लगता है कि कितने कष्ट के अंदर जो ना देश की आन बान और शान के लिए सैनिक अपनी जान तक दे देता है। तो देश के लोगों से निवेदन है कि ऐसे जो सैनिक है, सैनिकों की हमेशा सम्मान करें, चाहे वो पूर्व सैनिक है और जो सेना में जो सैनिक है। कभी आप रेल ट्रेन बस या कहीं बस स्टॉपेज पर कोई सैनिक मिल जाता है तो सबसे निवेदन है कि उसको सलूट मार के जो है ना उसका उसका धन्यवाद करें, उसका स्वागत करें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। और पर्सनली मेरे को आपको जानने का भी कई बार मौका मिला है, और ये चीजें रियल लाइफ में देखिए, दो तरह की पर्सनालिटी होती हैं, लोग बोलते कुछ हैं, जीवन में करते कुछ हैं, बट उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं कि आपके साथ प्रैक्टिकली ये चीजें मैंने आपके जीवन में देखी हैं कि जो आप बोलते हैं रियल में ग्राउंड में वो चीजें भी करते हैं। तो सर जब आप द्रास में थे और 99 का कारगिल युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे मैं 10th क्लास में पढ़ता था, ट्रेनें जाती थी मेरे गांव से गुजरती थी, तो हम भी स्कूल से टाटा करते थे, भारत माता के नारे लगाते थे। वहीं से शायद मेरे अंदर भी प्रेरणा मिली कि सेना के अंदर जाऊं। तो जब आपकी सर्विस सर सिर्फ 2-3 साल थी और वहां पे हर रोज कैजुअलिटी होती थी, हम डेली न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते थे, बहुत सारी कैजुअलिटी तो न्यूज़पेपर के अंदर दिखाई नहीं जाती थी कि कितनी सारी कैजुअलिटी आ गई, कहीं देश के अंदर जो ना हाहाकार ना मच जाए कि हमारे इतने सारे जवान शहीद हो रहे हैं। बहुत सारी कैजुअलिटी को छिपा दिया जाता था, मीडिया को बताया नहीं जाता था, क्योंकि आपने जैसे बताया कि वहां पे किसी प्रकार की टेलीफोन सुविधा नहीं थी, कोई न्यूज़पेपर की सुविधा नहीं थी, -60 डिग्री में वहां पे सैनिक रहते थे और ऊपर से गोलाबारी चल रही थी, तो उसका सही तरीके से कोई मीडिया या रिपोर्टर भी कवरेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक सैनिक भी बड़ी मुश्किल से अपनी भारत माता की रक्षा वहां पे कर रहा था। तो जब इतना टफ टाइम था सर, उस टाइम पे 2-3 साल की उम्र थी और डेली कैजुअलिटी आपकी आंखों के सामने से गुजरती होगी, और आपके साथियों की भी आपकी आंखों के सामने आपने कैजुअलिटी को नीचे भेजा होगा बेस कैंप के अंदर, तब उस टाइम पे मन के अंदर डर, या कैसे आपने उस सिचुएशन को फेस किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाए कि सामने दुश्मन की गोली चल रही है, दुश्मन हमारे से ज्यादा हाइट के ऊपर है, ऊपर से वो वार करता है, हम नीचे दिखाई देते हैं, हम ना नीचे कहीं छिप सकते थे। तो उस कंडीशन के अंदर जो आपने हिम्मत रखी और उनका सामना किया, कौन सा फैक्टर था सर? कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया और उन दुश्मन के गोलों को और अपने साथियों की जो डेड बॉडियां आपके साथ से निकल रही थी, तो कैसे आपने अपने आप को वहां पे हिम्मत के साथ में बांधे रखा सर? सबसे पहले तो जो है ना डॉक्टर साहब, ट्रेनिंग टाइम से ही जो है ना देश के सैनिकों को जो ना इस प्रकार से जो ना मोटिवेट किया जाता है कि वो किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, टकराने के लिए और अपनी जान देने के लिए, देश पर कुर्बान होने के लिए एक से एक आगे बढ़ के सैनिक कूद पड़ता है। और जब लड़ाई का जो समय आता है, जब लड़ाई का समय था, जो कारगिल के वार का समय था, उस समय देश की जो ना विधवाओं बहनों ने, माताओं ने और यहाँ तक कि वेश्याओं ने भी जो ना अपने गहने बेच के और जो ना उस युद्ध के लिए जो ना डोनेशन देने का काम किया था। और उन चीजों को जब देखते हैं, जब रेलवे स्टेशन पर जब हम जा रहे थे, जिस समय आ रहे थे, जिस तरह से बहनें राखियां बांध रही थी, जिस तरह से जगह जगह स्वागत हो रहा था, तो एक तरफ वो दृश्य भी जो ना याद आ रहा था। जब वो दृश्य याद आ रहा था तो अपनी जान की कोई परवाह करने की, अपनी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर देश के ऊपर कुर्बानी का अगर सौभाग्य मिलता है, उन लोगों को, उन बहनों को, उन भाइयों को जो आशा देश की सेना से थी, उस आशा के ऊपर जो ना खरा उतरना और जो ना वो मनोबल को, वो चीजें वो और भी दोगुना बढ़ा देती है। उसमें हर सैनिक जो है ना उनकी रक्षा के लिए अपनी जान देने का, जब वो बहन राखियां बांधती है कि भाई हमारे जो ना रक्षा करना, इस वतन की रक्षा करना, भारत माँ की रक्षा करना, तो वो भारत माँ की रक्षा करने की जब याद आती थी, तो जो थकान होती थी, जो घबराहट होती थी, जब फंसे होते थे, तो वो
वो राखियां, उन बहनों की जो उन उन लोगों का जो स्वागत करने का जो तरीका था, जब लड़ाई के अंदर जब तिलक लगा के ढोल बजा के गाने गाने देशभक्ति के सुना के जब चढ़ाया जाता है सैनिक को, तो वो चीज जो है ना दुगनी ताकत लाती है, मोटिवेट करती है, अपने आप के अंदर सेल्फ मोटिवेशन उससे आता है। तो सर ये बिल्कुल सही बात की कि एक सैनिक को ट्रेनिंग के अंदर ही देश के लिए जीना सिखाया जाता है, देश के लिए मरना सिखाया जाता है। और सैनिक को ही नहीं, मैंने अभी लेटेस्ट खल गांव है जींद के अंदर, एक जवान शहीद हुआ और उसकी बॉडी आई तो पत्रकार उसी दिन उसके अंतिम संस्कार कर रहे थे, वहीं पे मीडिया वाले पहुंच गए और उनके पिताजी भी वहीं पे खड़े हुए थे। तब उनके सामने माइक करके बोला कि सर आपको किसी प्रकार का दुख है, तो उसके पिताजी ने भी ये बात बोली, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया और मेरा पोता मात्र 1.5 साल का है, मैं उसे भी सेना में भेजूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि एक सैनिक और सैनिक का परिवार किस प्रकार से जो ना देश के बारे में सोचता है। अगर हर 140 करोड़ हिंदुस्तानी इसी प्रकार से सोचे तो निश्चित रूप से ये देश जो ना विश्व गुरु बनेगा और राष्ट्रभक्ति, ये देशभक्ति हमारी कायम रहेगी। जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने 1000 साल तक हमारे पे राज किया, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपसी भाईचारा और राष्ट्रीयता की भावना अगर हमारे देश के अंदर ये बरकरार रहे। यही चीजें दर्शाती हैं कि आज भी हमारे देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है। हमारे सैनिक दिन रात, जैसे आपने बताया कि जान की परवाह किए बिना -60 डिग्री के ऊपर -65 डिग्री के अंदर 14 महीने तक जो व्यक्ति नहाता नहीं है, जो सेविंग नहीं करता, वहां पे ऐसी टफ सिचुएशंस के अंदर जहां आज आप और मैं बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन वीर योद्धाओं की वजह से, उन वीर सैनिकों की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। सर रियली में ये काबिले तारीफ है सर, जो हमारे सैनिक हमारे देश के लिए कर रहे हैं। तो इसके बाद में सर फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जर्नी वहां से कारगिल विजय के बाद में जब आ गए आप, उसके बाद 26/11 का जो एक अटैक हुआ, उसके अंदर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 26/11 की सारी चीजें आज हमारे व्यूवर्स एक बार फिर से, वैसे तो आपके बहुत सारे इंटरव्यू टीवी चैनल्स के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आज आपके मुख से जो ना सुनना चाहते हैं सर। सुरेंद्र जी, एक बार मैं पीछे कारगिल वाली बात आपको दोहराना चाहूंगा। जी जी सर। जो आप बात कर रहे हैं, हमारे माता पिता और हमारी वीर नारियां हमारी अर्थियों को कंधा देती हैं। हमारी 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चे हमारी चिता को अग्नि देते हैं। और जब उस सैनिक के वेलफेयर की बात आती है तो पूर्व में जो सरकारें थी वो अपना मुंह फेर जाती थी। तो मैं सरकारों को भी ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम फौजी परिवार अपना बलिदान देने के लिए अगली पीढ़ी को भी देश पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप लोग भी हमारे वेलफेयर और हमारे परिवारों का जो ना विशेष तौर से ध्यान रखना सरकारों की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही जो है 26/11 की जो आपने बात बताई, जो 26/11 का हमला हुआ, उस दौरान जो है ना मैं एनएसजी के अंदर कमांडो था। और एनएसजी जो सबको पता है कि डेपुटेशन फोर्स है, अच्छे जो है छटे हुए मजबूत जो लड़के होते हैं उनको लिया जाता है और उनको यहाँ ट्रेनिंग दे के तैयार किया जाता है। मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ तो वहां की महाराष्ट्र पुलिस ने सुरेंद्र जी लड़ने से मना कर दिया, आतंकवादियों का मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। वहां पे जितनी अलग फोर्सें हैं उनने लड़ने से मना कर दिया। तब जो है ना रात को जो है ना एनएसजी को कॉल किया गया कि एनएसजी को बुलाइए। वहां के मुख्यमंत्री ने जो है ना देश के गृह मंत्री से निवेदन किया कि जो आप यहाँ पे एनएसजी को भेजिए, क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं इनका कोई पता नहीं चल रहा और ये किसी को नजदीक नहीं लगने दे रहे। यहाँ की मैरीन कमांडो, नेवी की जो कमांडो थी, उसको एंट्री तक नहीं होने दिया ताज होटल के अंदर। उनको वहां मुकाबला नहीं कर पाए वो लोग भी। उन्होंने भी ये कहना पड़ा कि हम इस चीज से जो ना मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तब दिल्ली से हमको वहां भेजा गया। इस देश का मैं दुर्भाग्य कहूंगा, एक तरफ जो देश के दुश्मन जो आतंकवादी थे वो हमारे निर्दोष भाई बहनों को जो ना मार रहे थे, और दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार उसका तमाशा देख रही थी। देश के गृह मंत्री ने एयरपोर्ट के ऊपर जाके कई घंटों तक हम लोगों को डिले किया। उसके बाद जो ना बोला मैं भी चलूंगा।
कपड़े बदलने के लिए अपने घर गया। 2 घंटे बाद वापिस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा। 2 घंटे बाद जिस जहाज के अंदर हम बैठे थे, हम लोगों को बताया गया कि ये जहाज जाने में असमर्थ है, ये जहाज स्टार्ट नहीं हो रहा। वो कोई जुगाड़ वाला टोका नहीं था, वो कोई धक्का, कोई मशीनरी ऐसी नहीं थी जुगाड़ से बनी हुई थी। वो देश का एयरफोर्स का जहाज था। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता जहाज स्टार्ट नहीं हो। और जहाज स्टार्ट में अगर कमी है तो यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर 10 मिनट के अंदर अच्छे अच्छे जो ना इंजीनियर बैठे हैं उसको तुरंत से ठीक करते। इन्होंने चंडीगढ़ से दूसरा जहाज बुलाया गया। उस दूसरे जहाज के अंदर हमने उधर से सामान वहां पे लोड किया गया। रात भर यहाँ हम लोगों को लगाए रखा। और उस समय जो कुरैशी साहब पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, वो हिंदुस्तान यहाँ आए हुए थे दिल्ली के अंदर। वो यहाँ उसको पहले भेजा गया। और जितने भी होम मिनिस्टर के वार रूम के जितने आदमी होते हैं, आईबी का चीफ है, और वो सब लोग पाकिस्तान के अंदर गए हुए थे। जब सवेरे जाके वहां जब सवेरे सवेरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, हम लोगों को डायरेक्टर हेलीकॉप्टरों से जाके हम छत के ऊपर उतर के, उसका अंदाजा भी नहीं था गृह मंत्री को किस तरह से होगा हमला। उनको ये था कि ये तो जो है ना अभी चुप बैठ जाएंगे और जो है ना फिर आगे कार्रवाई जो होनी है पाकिस्तान से इनसे मिलके हम लोग आगे बात को बढ़ाएंगे। परंतु मैं सब एनएसजी कमांडो जो मेरे साथी थे उन सब को जो है ना आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो है ना उनको शाबाशी देता हूँ और उन लोगों को बधाई देता हूँ। अपनी जान कुर्बान करते हुए हम लोगों ने जो है ना पाकिस्तान से आए हुए मिलिटेंटों को मार गिराया। 9 मिलिटेंटों को वहां मारा गया, 1 मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया। ताज होटल के अंदर मैंने 2 मिलिटेंटों को मौत के घाट उतारा। 627 आदमी को ताज होटल से मैंने रेस्क्यू किया। और मुझे खुद को चोट लगी, हाई फ्रिक्वेंसी धमाके से मेरे कानों से सुनना बंद हुआ। मेरा महीनों महीनों तक इलाज चला, साल भर तक इलाज चला, 2011 तक देश लाइव चल रहा था उस समय। तब हम वहां पहुंचे, जाना था हम लोगों को। हमारी जो टीम थी उसने, एक हीट के अंदर 5 आदमी होते हैं, एक टीम के अंदर 20 कमांडो होते हैं। तो जो हीट आगे चल रही थी तो टीम कमांडर जो ना मेजर उन्नी कृष्णन साहब थे, तो वो पहले वाली हीट के साथ थे। तो ओल्ड ताज के 2 गेट हैं। एक गेट है तो उस गेट के सीढ़ियां ऐसे चढ़ती गोल करके ऐसे, तो उसमें जब बीच में चढ़े तो उसके ऊपर 2 गेट बने हुए ऐसे। उन दोनों गेट के बीच में एक ओल्ड किसी ताज इनके टाटा परिवार की फोटो स्टैचू लगा हुआ है। तो जब उन्होंने वहां उस गैलरी के चारों तरफ अम्बुस सीढ़ियों में चले गए तो चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी आतंकवादियों ने। और ये चल रहा था सुनील जोधा करके लड़का, उसको 8-9 गोलियां लगी। उसके बाद भी सुनील यादव करके एक लड़का चला हुआ था, उसके हिप के अंदर 2 गोलियां लगी। और तीसरे नंबर पर मेजर उन्नी कृष्णन साहब था। ये सीढ़ियों से जैसे गिरे तो मेजर उन्नी कृष्णन एक दरवाजे से गोलियां नहीं चल रही थी, जैसे अंदर कूदा तो अंदर दरवाजे 2 थे पर वो एक ही हॉल था। तो वहीं पे जो है ना मिलिटेंट ने उनको गोली से शूट कर दिया और जो ना वो वीरगति को प्राप्त हुई। राजवीर साहब चले, तो राजवीर साहब को गोलियां लगी, फायरचंद साहब को लगी। तो ये हमने अपनी कैजुअलिटी को इनको तुरंत उठाया और इनको मेडिकल भेजा। और दूसरी तरफ जो है ना आतंकवादियों से लड़ने का पूरा जैसे उनके ऊपर अटैक किया। एनएसजी जो है ना वो ओफेंसिव फोर्स है, ओफेंसिव लड़ाई लड़ती है, डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ती है। तो जैसे हमने उनके ऊपर अटैक मारा था, आतंकवादी जगह छोड़ के वहां से तो भाग गए। और भागने के बाद जो ना वहां से वो मेजर उन्नी कृष्णन साहब का भी हथियार वगैरह जो ना वो सब लेके निकल गए वहां से। और रेडियो सेट के ऊपर भी जो मैसेज आए वो उनको पता चल जाए हमारे से भी पहले। तो कई घंटों तक, 8 घंटों तक हम इसी प्रकार जो ना नुकसान पे नुकसान खाते रहे। और उन्नी कृष्णन साहब की बॉडी गलीचे में लपेट के उन्होंने पीछे डाल दी ताकि पता भी नहीं चले। ये चलता रहा वो शायद मुठभेड़ कर रहे हैं, उनके साथ पीछे लगे हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं था। उसके कुछ घंटों बाद जो विचार किया, मैं सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाइड, ठीक है, स्नाइपर कोर्स किया काफी, मतलब तो उस टीम के अंदर जो कमांडो थे उनमें तकरीबन मैं सीनियर भी था सर्विस के हिसाब से भी। तो मैंने फिर वो पूरा का पूरा मोर्चा संभाला। एक सूबेदार साहब थे, उनको मैंने बोला, उनको कहने लगे मैंने भैया एमटी की नौकरी है, ज्यादातर तो मुझे ज्यादा नहीं है, कमांडो आप संभालो, आप बताओ जैसे कहोगे वैसे करेंगे। तो हमने 4थी मंजिल के अंदर एक मिलिटेंट को मारा वहां पे, जो खिड़की से जो ना बाहर की तरफ जिसको फेंका हमने, उसको
वहां से मारते हुए जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद जो ना फिर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर क्लियर किया हमने, सेकंड फ्लोर के ऊपर आए। जब सेकंड फ्लोर को हम क्लियर कर रहे थे तो मैंने पहले मैं पीछे था, फिर मैंने कहा कि चलो मैं गाइड का काम करता। तो वो कहने लगे नहीं नहीं आप पीछे रहो, जो बाकी कमांड नहीं, मैं कहा मैं भी करता हूँ। तो मैंने 4-5 दरवाजे खोले होंगे, जैसे गेट खोले थे, एक के बाद रूम, एक एक रूम को सर्च किया जा रहा था, एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा था। तो उसमें अंदर से गेट के अंदर से दिखता है, बाहर शीशा लगा, बाहर वाले को नहीं दिखता है। तो जब 8-10 जो कुछ कमरे करने के बाद एकदम एक दरवाजा हल्का सा खुला। जैसे दरवाजा खुला तो मैं एकदम से अलर्ट हुआ, और वो वहां मेरे पास कोई बरांडा ऊपर होता है, उस बरांडे में कोई पोजीशन लेने की जगह नहीं थी। तो मेरे दिमाग ने काम किया, क्योंकि दरवाजा खोलने से भी, नॉक करने से भी, बताने से भी मैंने ये कमांडो आ रहे, कोई दरवाजा नहीं खोलता था, तोड़ना पड़ता था, फिर नॉर्मल आदमी को भी उसी प्रक्रिया से निकालना होता था। तो जैसे खुला तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसमें 100% मिलिटेंट है। तो एकदम जो है उसने खोला और दरवाजे से मिलिटेंट ने मेरी तरफ ग्रेनेड फेंका। तो जो उसने ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड भी हवा में ही था, और मैं ऊपर से सेकंड फ्लोर से नीचे जंप मैंने कर दिया। जब मैंने नीचे जंप कर दिया तो ग्रेनेड तो उसमें बरामदे में ही फटना था, वो फटा, और मैं नीचे एक हैज पे गिरा। हैज पे गिर के नीचे मैंने जैसे पोजीशन लिया भाग के, तो नीचे बार था उसमें गैलरी के बाद। मैं उस बार में गया तो हमारे हथियार के अंदर लाइट भी होती है, MP5 में लाइट से देखा, कुर्सियां पड़ी हैं, लाशें पड़ी हैं, पीछे एक स्टोर दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कहीं इस रास्ते से ना, जब स्टोर में जाके एक बार देखता हूँ, उसको बंद करता हूँ गेट को, फिर यहाँ पोजीशन लूंगा गेट के पास। तो जब मैं उस स्टोर तक पहुंचा तो हमारी जो ऑफेंसिव फोर्स है, तो हमारी फोर्स ने जैसे कमांडो ने उनके ऊपर अटैक मारा तो वो सीढ़ियों से नीचे आने लगे। उसी बार के अंदर नीचे सीढ़ियां थी, जिस रूम में ऊपर हमारे साथ मुठभेड़ हुई थी, जिन रूमों के साथ में। तो मैंने भी सीढ़ियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। ऊपर से जो है ना मेरे साथियों ने भी ग्रेनेड वगैरह मारे। तो एक मिलिटेंट को जो है ना हमने सीढ़ियों में ऊपर ही मार दिया, एक को मार दिया। 2 डायरेक्ट नीचे जंप करके, उसमें मुझे पता नहीं चला 2 है 3 है, अंधेरा था। तो उसके बाद जो है वहां लगातार मेरी घंटों तक उनके साथ मुठभेड़ चलती रही, और वो आउटर साइड एरिया था। तो उस बीच में जो है ना एक किसी पुलिस वाले ने टीयर गैस का भी उसके गोला मार दिया, खिड़की से जो ना शीशा तोड़ के गोला अंदर फटका। तो जब टीयर गैस का मार दिया तो आंखों में पानी, आंसू, छींक नाक से बहने लगा, और बुरी हालत मेरी भी। वो आतंकवादी वो दोनों को तो बराबर असर कर, और मेरी भी गोलियां खत्म होती जा रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने एक ग्रेनेड रख लिया अपने पास में। लास्ट उन्होंने मुझ पर ग्रेनेड फेंके, मैंने उन पर ग्रेनेड में पूरा जख्मी, स्प्लेंडर लगे हुए, पूरे शरीर में खून बह रहा है। और मैंने जो है ना ये सोच लिया कि भाई अब तो मरना, अब बच नहीं सकते, क्योंकि वो गेट के पास वो लोग थे, अंदर की तरफ मैं था, गोलियां खत्म होनी है। वो तो ये नहीं कि भाई कोई ऐसा लगाओ नहीं मेरे साथ में पीछे। तो मैंने जो ना मोबाइल के माध्यम से बताया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ फंस गया, ये ऐसे ऐसे मामला हो गया, सारी बातें जो ना। तो हमारी जो टीम थी वो नीचे आके उसने जो भाग बाहर का गेट था उसके ऊपर पोजीशन ले ली। तो हमारी टीम भी उसमें फायरिंग करने लगी। हमारी टीम मेरे और मिलिटेंटों के बीच से गोलियां चलाती रही। मिलिटेंट अगर कमांडो की तरफ जाएंगे तो गोलियों के बीच से निकलना पड़ेगा, कोई ना कोई गोली उसको उनको हिट कर जाएगी। तो उसी बीच जो है ना फिर मैंने सोचा, मैंने एक ग्रेनेड अपने पास रख लिया ऐसे पास। अब तो मरना है, अब देश के ऊपर जो ना शहादत देने का समय आ गया है। और ये सुरेंद्र भाई आपकी जो ना आखिरी इम्तिहान है, इसमें या तो देश के लिए जो भी कुछ कर पाएंगे तो जो ना दुनिया याद रखेगी, और ये मौका जो है ना अपने हाथ से हमको जाने नहीं देना। क्योंकि मिलिटेंटों के ऊपर इस ग्रेनेड को मैं साथ में पिन निकाल के अगर इस तरफ आएंगे तो इसको खोल दूंगा, खुद भी जो है ना देश के ऊपर शहीद हो जाऊंगा, और मिलिटेंटों को भी जो ना गोली भर के उनको भी लेके साथ ही चला जाऊंगा। तो मैंने अपना पक्का इरादा कर लिया था। मैंने एकदम दृढ़ निश्चय है, अब मैंने जो है ना खुद देश के ऊपर कुर्बान होना है, मिलिटेंटों को साथ में लेके जाना। अगर यहाँ से मिलिटेंट भागे, 3 दिन हो गए थे, ये 28 तारीख की रात की बात है, अब 3 दिन हो गए काबू में नहीं आ रहे, बड़ी मुश्किल से काबू में आए। अगर यहाँ से भी ये भाग गए तो उसी बीच फिर पीछे से जो ना हमारे कमांडर ने दीवार तोड़ के, जहां मैं था वहां से मुझे निकाला, मेरी जगह पर 2 बंदे दूसरे लगा दिए, गोली चलाते रहे। मिलिटेंटों को आभास नहीं हुआ, पोजीशन चेंज कर गया बंदा को। मैं बाहर आया, मुझे हल्का पानी वानी पिलाया, और जो ना हमारे पास इंजेक्शन वगैरह दर्द के रहते हैं, मोर्फिन वगैरह के, तो वो इंजेक्शन वगैरह खुद ही लगा लेते हैं हम। तो वो लगा के और मुझे मोटिवेट करा। मुझे अभी भी याद है, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हमारे जो IG ऑपरेशन होते थे वो भी ग्रेनेड रेजिमेंट के ही थे, गुप्ता साहब।
ओके। तो जो है ना अभय गुप्ता कुछ ऐसे, अजय गुप्ता नाम था उनका। तो उन्होंने मोटिवेट किया, बताया कि भाई जिस तरीके से देश के ऊपर ग्रेनेडियर, जो भी देश की चुनिंदा फोर्सों में से आप ग्रेनेडियर के बहादुर जवान हो, और टू ग्रेनेडियर तो जो है ना ये वीरों में वीर पलटन मानी जाती है। और जाट बिरादरी देश की आन बान शान है। जब भी अंग्रेजों से लड़ाई हुई है, किसी से भी, जब भी मुगल साम्राज्य से हुई है, तो जाटों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मुझे वो मोटिवेट किया उन्होंने, और फिर मुझे कहने लगे सुरेंद्र, कमांडो आपको ही इसके अंदर घुसना पड़ेगा, आपको पता कहाँ पे पोजीशन है, अगर दूसरा बंदा इसमें घुसेगा तो उसको हम लोगों को कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी, नुकसान हमको ज्यादा होगा, वो भाग भी सकते हैं। तो मुझे तैयार किया गया, मैंने अपनी पूरी पुरानी हीट को बुलाया, वो हंसने लगे मेरी हीट वाले, बोले यार हमको तो मरवाएगा साथ में जो है, अब तो नए फ्रेश फ्रेश कमांडो लो, ले बुला लेते आप तो मैंने कहा कि भाई राजवीर साहब, फ्रेश कमांडो नहीं, हम लोगों को तो 3 दिन से एक्सपीरियंस हो गया, फ्रेश को तो आइडिया नहीं है ना। ओके। तो तब वो अटैक के लिए, हम अंदर घुसने के लिए मुझे तैयार किया गया। मैं अपनी हीट का नंबर 1 था, और मेरे पीछे जो ना 4 कमांडो, बताएगा कि 2 ग्रेनेड ऊपर से मारेंगे, ऊपर जो साथी सीढ़ियों बैठे हैं, 2 ग्रेनेड आपने मारने, पहले आप यहाँ से 2 ग्रेनेड मारोगे, और फिर जो है ना ऊपर से 2 ग्रेनेड मारेंगे, और फिर आप चौथा ग्रेनेड फेंकोगे, और चौथे ग्रेनेड के फटने के साथ में आपने उनके ऊपर असॉल्ट करना है, हमला बोलना सीधा। ओके। तो मैंने वो ग्रेनेड फेंका, तो हमारे पास जो स्टैन ग्रेनेड थे वो धमाका करने वाला ग्रेनेड होता है, तो वो मुझे पता है धमाका वाला ग्रेनेड है, मिलिटेंट को तो पता नहीं है धमाके वाला मारने वाला है। जी जी। तो वो उसका बहुत हाई फ्रिक्वेंसी उसका धमाका हुआ वहां पे बहुत ज्यादा। तो वो होने के बाद ऊपर से 2 ग्रेनेड का धमाका, जो चौथा ग्रेनेड मैंने फेंका, सुंदर भाई इतने जोश के साथ जो ना, एकदम चीता की तरह, वैसे तो एनएजी कमांडो चीता की तरह फुर्ती तो होती है, बिल्कुल। पर मैंने 3-4 कदम लेके, जहां वो बार होता है उसमें दारू होती है, उसके पीछे सीढ़ियों के नीचे वो पोजीशन लिए हुए थे मिलिटेंट, ओके। और मैंने उसके ऊपर जंप लेके वहीं से, वो 10-12 फीट दूर से ही, और उसके ऊपर जहां वो थे उनके ऊपर, और ऊपर से जो ना वो ग्रेनेड भी फटा, जब मैं ऊपर चढ़ लिया था वो फटा, उसके भी काफी स्प्लेंडर और भी लगे शरीर पर, और मैंने पूरा MP5 में 32-34 गोली डलती है, तो पूरी की पूरी ट्र, और पूरा उनको मैगजीन दोनों मिलिटेंटों के अंदर उतार दिया। और दोनों उतारने के बाद फिर मुझे पता है गोली लगते ही तो आदमी मरता नहीं है, जी जी। और इनमें अगर थोड़ा भी सांस रहा और इन्होंने ग्रेनेड की पिन निकाल ली थी, ये मुझे मार देंगे, या ये गोली चला देंगे, इतना होश आवाज रहा तो। और तुरंत मैंने एकदम चीते की तरफ पीछे झपट्टा मार के उन दोनों मिलिटेंटों को, उनकी दोनों की जो है ना, मैंने गर्दन ऐसे पकड़ ली, ठीक वो दोनों ऐसे पोजीशन लिए हुए थे। और हमारे पास एक कमांडो चाकू होता है, कमांडो डैगर बोलते हैं, वो जब मैंने जंप लिया तो जंप लेते ही लेते मैंने उसको निकाल लिया। हथियार जो होते हैं हमारे वो पैक रहते हैं, यहाँ थाई के ऊपर पिस्टल बंधा रहता है, और जो MP5 होती है वो ऐसे लटकती रहती है, आप देखते होगे कमांडो ऐसे झूलती रहती है, वो टूटती नहीं, गिरती नहीं, कुछ नहीं होता। और मैंने एकदम झपट्टे के साथ उसको निकाला, और चाकू से मैंने उनको दोनों को इधर एक बार इधर एक बार इधर, दोनों की यहाँ गर्दन में, यहाँ उनको चाकू से जो है ना बिल्कुल एकदम उनको बिल्कुल ठंडे नहीं हो तब तक उनको छोड़ा नहीं। और वो सारा सीन एक 5-7-10-20 सेकंड का ही सीन था, ज्यादा नहीं था। इतनी देर के बाद फिर हमारे बाकी कमांडो आगे, वो एकदम से झपट के उनको अलग उसी हालात में कोई मूवमेंट नहीं कर जाए कोई, और ऐसे कैसे उनको उठा लाए। फिर काफी, मेरा भी काफी खून बह रहा था, काफी खून बहते बहते फिर जो ना मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद मैं एडमिट हुआ, तो जो लोग जो मिले जब हम लड़ने जा रहे थे, तो वही लोगों की आसाती का एनर्जी कमांडो आ गई। अब ये जो ना देश के ऊपर जो है ना कोई खतरा नहीं है, इसको सब निपटा देंगे। फिर लंबे समय तक जो है ना मेरा इलाज चला, फिर RR हॉस्पिटल में चला, फिर बेस हॉस्पिटल के अंदर चला, फिर मुझे मेडिकल कैटेगरी डाउन कर दिया। मेडिकल कैटेगरी डाउन करने के बाद जो है ना, उस समय जब इलाज चल रहा था, देश की प्रधानमंत्री हमारे को उठाए उठे घूम रही थी, राष्ट्रपति मिल रहा था, सोनिया गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े नेताओं ने जो ना हमारे सम्मान किया। उस टाइम पे जब आप 26/11 के अटैक में थे, तो आपका बच्चा कितने दिनों का था सर? मेरा बच्चा मात्र 72 घंटे का था जब मैं वहां ऑपरेशन कर रहा था 72 जी। घंटे का? 3 दिन हुआ, तीसरा दिन था। और जो ना छोटे छोटे यूथ होता है, जो भी शहीद होते हैं, लड़ते हैं, वो बेचारे कोई 20 साल का होता है, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का होता है, किसी का 2 साल का बेटा होता है, किसी का 2 दिन का बेटा होता है, मेरी तरह। पर
तो सर बहुत ही स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा, लेकिन आपने फिर भी आने के बावजूद भी आप जो ना जवानों के लिए लड़ते रहे, चाहे वो जवानों की मेडिकल के अंदर सीटों की बात हो, चाहे हमारे दिल्ली कैंट के अंदर किसी भी जवान को कभी कोई प्रॉब्लम हुई, आप आधी रात को वहां पे पहुंचते थे, उनके मसलों को सॉर्ट आउट करते थे। तो ये चीजें आपके अंदर शुरू से रही है, और आज भी आपने स्टार्टिंग में ये बोला कि भाई जो भी हमारे सैनिक हैं जो -60 डिग्री के ऊपर ड्यूटी देते हैं, उनके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। तो पहले से तो काफी बदलाव आया है, क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया एक्टिवेट हो गया है सर, पहले से ज्यादा आज के टाइम पे थोड़ी सी जनता भी जो ना समझने लगी है, गलत सही का उनको भी पता लगने लगा कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति जो सही नहीं है। जनता भी खुद से अपने डिसीजन जो ना आज के टाइम पे ले रही है, और उनको भी ऑब्जर्व कर रही है। वो भले ही चाहे बोल ना पाए, लेकिन एक व्यक्ति अच्छा है और एक व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये हर व्यक्ति जो ना ऑब्जर्व कर लेता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीजें। और यहाँ पे बात मैं यही कहना चाहूंगा सर, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म करता है, अगर उसका कर्म अच्छा होता है तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है जीवन के अंदर। और जो व्यक्ति कर्म के विमुख होके गलत कर्म करते हैं, तो उसको परमात्मा कभी ना कभी किसी न किसी रूप से जरूर उसको इसी जन्म में या अगले जन्म में वो चीजें भुगत के जानी पड़ती हैं। ये बात बिल्कुल सही है सर। आपका जीवन जो संघर्षों से भरा रहा, और आज भी सर आप जवानों के लिए, सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने क्या क्या काम सर आप अभी सैनिकों के लिए कर रहे हैं, और क्या क्या आपने ऑलरेडी कर चुके हैं सर सरकार से बातचीत करके? आप मैं सुंदर भाई उसके बाद जो ना अन्ना हजारे जी के साथ में उस आंदोलन के अंदर था। उस आंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा गया, और मैं दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा, और दिल्ली कैंट से जो ना मैं विधायक बना। और विधायक रहने से पहले मैं हरियाणा सरकार के अंदर एज ए लेक्चरर जो ना गवर्नमेंट के अंदर मैं जॉब के अंदर नौकरी करने लगा था, परंतु मैंने छोड़ के अब मैं यहाँ लोगों का या अपने सैनिक भाइयों का या परिवारों का उनकी आवाज नहीं उठा सकता, मैं इनकी आवाज बनूंगा। मैं जब दिल्ली के अंदर चुना तो मैंने सबसे पहले दिल्ली के अंदर उस समय शहीदों को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा था, 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि शहीद सैनिक के परिवारों को दिलाने का सरकार से काम किया। और उसके अंदर चाहे कोई पैरामिलिट्री का भाई हो, पुलिस का भाई हो, या अच्छा काम करने वाला कोई सिविलियन आदमी भी देश के लिए अच्छा काम करते हुए शहीद होता है, उन हर एक आदमी को पैसा देने का काम किया। सैनिक एरिया के अंदर रोड बनवाए, स्कूल बनवाए, क्योंकि सैनिकों के बच्चों के दाखिले कराना बड़ा मुश्किल होता था। कहीं गेस्ट हाउस बनवाया, रेस्ट हाउस बनवाया, एक्स सर्विसमैन के लिए बनवाया, हॉस्पिटलों के अंदर प्याऊ बनवाई, टॉयलेट बनवाए। धोला कुआ के ऊपर जाम लगा रहता था, कभी डेड बॉडी ही रास्ते में अटक जाती थी, आदमी खत्म हो जाता था अगर इलाज करने के लिए आता था, सीरियस केस होता था, ना आर हॉस्पिटल में पहुंच पाता था, ना बीस में पहुंच पाता था, ना कोई राम लोहिया जाता पाता था, ना एम्स। तो इस रोड को, धोला कुआ वाले रोड को जो ना चौड़ा करा, 1000 करोड़ रुपए खर्च कराया। वसंत कुंज वाले रोड को चौड़ा, जो भी आसपास जो मेडिकलों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, सब जगह से जो ट्रैफिक लाइटें थी उनको हटवाया। तो शिक्षा के ऊपर काम किया, पानी के ऊपर काम किया। यहाँ सैनिकों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, 3 MGD मीठा पानी जो है ना दिल्ली कैंट के अंदर लेके आया, 1 MGD पानी सिविल जनता के लिए मीठा पानी जो है ना मुहैया कराया। उसके साथ में बारात घर बनवाए, यहाँ पे पार्क बनवाए, हर तरीके से जो ना निर्माण, वो जो सैनिकों की सुविधा के लिए अनेकों एम्बुलेंस दिए, यहाँ पे ट्रैक्टर दिए पानी के लिए, बस अड्डे तक, एयरपोर्ट तक, रेलवे स्टेशन तक गाड़ियां दी आने जाने के लिए। तो रेलवे की टिकट के लिए यही दिल्ली कैंट के अंदर बुक करने के लिए शंकर विहार के अंदर यहाँ पे बुकिंग काउंटर बनवाए। तो अनेकों एक एक वेलफेयर, जहाँ कोटा नहीं था वहां पे कोटा स्थापित करवाया एक्स सर्विसमैन का, और एक्स सर्विसमैन के लिए रोजगार के संसाधन निकाले। स्कूलों के अंदर 2000 एक्स सर्विसमैन को लगाया गया दिल्ली सरकार के। 5 नंबर वालों के अंदर 478 आदमी को भर्ती करवाया गया। पशु क्रूरता विभाग के अंदर फौजियों को भर्ती कराया गया। फॉरेस्ट विभाग के अंदर फौजियों की एक कंपनी खड़ी करवाई गई, एक्स सर्विसमैन लगाए गए उसमें। जल बोर्ड के अंदर मीटर रीडर के लिए जो है एक्स सर्विसमैन लगाने की प्रक्रिया चालू करवाई। तो अनेकों ऐसे
काम करवाए गए, परंतु जो है जब तक हमारी कोई आवाज, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, क्षेत्र के विकास के काम नहीं करेगा, तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी। और मैं दूसरा कहना चाहूंगा, आदमी कोई है कहीं काम कर रहा है, जो आदमी नेक नीति के साथ ऊपर वाले भगवान को पहचान के जो काम करेगा, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएगा, वो आदमी कभी जिंदगी के अंदर मार नहीं खाएगा। ये देश के अंदर आप एक किसान होके भी देशभक्ति दिखा सकते हैं, एक सिविल नौकरी में भी कर सकते हैं, आप कहीं भी रह के देशभक्ति का काम कर सकते हैं। बहुत सारे साथी हैं जिनको सेना में जाने का मौका नहीं मिलता, परंतु मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर देशभक्ति तो हर आदमी के, हर माता बहन के अंदर कूट कूट के भरी है। जहां भी मौका मिले वहां अपने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ आप काम करें, वही तो देशभक्ति है, वही तो मूल मंत्र है देशभक्ति का। बिल्कुल सर, सही। आपका सारी बातें सुन के सर आज पूरा देश जो ना गर्व महसूस कर रहा है कि किस प्रकार से, किस जज्बे के साथ में, कितनी निडरता के साथ में आपने हर परिस्थिति का सामना किया, चाहे वो कारगिल का युद्ध हुआ, चाहे वो 26/11 का युद्ध हुआ, या फिर आने के बाद में जैसे ही आपके पास में कोई पावर आपके हाथ में आई तो आपने सैनिकों के लिए फिर भी काम करा। और उसके बाद में जब आप वहां पे नहीं थे और पिछले 3-4 साल से अभी भी लगातार आप जवानों के लिए, वैसे भी कोई व्यक्ति का अगर फोन आता है तो आप पहुंच जाते हैं, किसी भी प्रकार का, किसी कहीं पे भी कोई घटना घटती है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, कोई असहाय होता है और आपके पास में कॉल कर देता है, चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे हो, तो आप वहां पे पहुंच जाते हैं। तो सर अभी आपका जो विजन है कि अपने देश के लिए, सैनिकों के लिए आप क्या सोच के रखा है कि मेरे देश की जनता या आप जो ना परमात्मा के लिए क्या चाहते हैं सर, कि देश की, हमारा देश और ज्यादा उन्नति करे, प्रगति करे, और हमारे देश के जो जवान हैं, जो रियल हीरो हैं, उनका मान सम्मान और ऊंचा हो। जहां पे हमारा कोटा कट कट के कम होता आ रहा है, रिजर्वेशन कम हो गया, जैसे आज बात करते हैं देश के अंदर आईआईटी के अंदर एक्स सर्विसमैन के बच्चे का कोटा नहीं है, ट्रिप उसके अंदर नीट के अंदर तो फिर भी कोटा है। जैसे आपने बोला कि हमने सरकार से बात करके नीट के अंदर रिजर्वेशन करवाया, तो आज भी आईआईटी के अंदर, यूपीएससी के अंदर ओनली एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उसके अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे कोटा मिलता है, बाकी सभी कैटेगरी को कोटा दिया गया है, पीडब्ल्यूडी को कोटा है, आप किसी भी रिजर्वेशन कार्ड से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपको रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन बाकी यूपीएससी की बात करें, जैसे हमारे सीटेट होते हैं, नेट होते हैं, टीचिंग के कोई भी टेस्ट होते हैं, वहां पे एक एक्स सर्विसमैन को कोई भी किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। उसको एक 18 साल का बच्चा जो कंपटीशन करता है, उसी के साथ में जो बच्चा 30 साल 35 साल नौकरी करके आता है, और एक 18 साल का बच्चा और एक व्यक्ति की उम्र 35 साल 45 साल हो गई है, तो वो कैसे कम्पीट कर पाएगा। यानी कि एक बच्चे ने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, तो उसकी डिग्रियां तो किसी काम की नहीं, वो तो यूज नहीं, क्योंकि उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कि उसको क्रॉस करके जाना है, वो कर ही नहीं पाएगा। तो आप इसके बारे में क्या मतलब करना चाहेंगे, और आपके खुद के क्या विचार हैं सर, क्या अपने जो ना बदलाव लेके आना चाहते हैं? जहां जहां देश के सैनिकों को कोटा लेने की आवश्यकता है, जहां जहां हमको सरकार ने हम लोगों के साथ अनदेखा किया हुआ है, उन सब बातों को लेके हम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश की राष्ट्रपति महामहिम को भी मिलके हम एक ज्ञापन देंगे और इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें जो ना वकीलों की भी सहायता लेंगे, और अपने अधिकारों को चाहे हम लोगों को लड़कर लेना पड़े, हम उसको लेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। जो आदमी 20 साल 30 साल सर्विस करके आता है, 15 साल सर्विस करके आता है, वो ट्रेंड सोल्जर है, उसका देश ने पूरे तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसको जो ज्ञान है, उसको जो स्किल उसके पास है, वो देश के नॉर्मल आदमी के पास वो स्किल नहीं है। और जो देशभक्ति की भावना और ईमानदारी की भावना जो देश के सैनिक के अंदर कूट कूट के भरी जाती है, वो जहां भी होगा वो बहुत ही जो है अपने देश के प्रति काम करेगा। और वही भावना हमारी आज जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश जो है ना दुनिया के अंदर किस तरीके से जो है ना मान सम्मान देश का बढ़ा है, और देश आज जो ना दोबारा से
तरक्की के पथ के ऊपर है और लगता है कि विश्व गुरु जो है ना हम देश को बनाने की हम लोगों की सबकी इच्छा है और उसके अंदर हम सब फौजी भाइयों की, एक्स सर्विसमैन भाइयों की, उनके परिवारों की अहम भूमिका है, क्योंकि जिस तरीके से काम हम करते हैं वो एक अलग तरीका है, वो समाज भी मानता है, जिस हम गली कॉलोनी के अंदर रहते हैं वो लोग भी मानते हैं, हम लोगों को मान सम्मान देते हैं और उनको पता है कि फौजी आदमी गलत काम नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, ऑनेस्ट तरीके से काम करेगा। तो मैं अपने देश के लिए मैं तन मन और धन के साथ न्यौछावर होने के लिए, अगर कभी भी देश को मेरी कुर्बानी की जरूरत है तो कमांडो सुरेंद्र सिंह सबसे आगे जाने के लिए तैयार है। और मेरा यही मानना, देश का हर सैनिक, पूर्व सैनिक इस चीज के लिए हमेशा जीवन जो ना तैयार रहता है। यही भावना देश के युवाओं के अंदर होनी चाहिए। देश के हर युवा को सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद जो है ना बाकी जो सारी चीजें हैं, जो गतिविधियां हैं, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे कास्ट है, सारी चीजें वो सब चीज बाद के अंदर है। और अपना जो खुद है वो सबसे व्यक्तिगत सब अपने पीछे की लाइन में खड़ा होना चाहिए। तो अपने देश के लिए हम लोग यही कहना चाहेंगे, जहां भी देश के युवाओं को, चाहे वो खेल के मैदान के अंदर हो, चाहे वो कृषि के मैदान में हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, वो बंदा अपना जो समय है उसको निस्वार्थ भाव से और पूरे तरीके से देश के प्रति जो ना उसको समर्पित करे। चाहे डॉक्टर है तो उसको पेशेंटों को देखने के अंदर ये नहीं दुदकार दे, गरीब आदमी आ जाए और साहूकार या पैसे के लिए काम करे, उस नीति से हम लोगों को काम नहीं करना चाहिए। और देश के लिए जो ना, जो देश की आजादी के जो दीवाने बात कहते थे, वही बात एक बार मैं आपके चैनल पर दोहराना चाहता हूँ। चलते भी गए कहते भी गए, चलते भी गए कहते भी गए आजादी के दीवाने, जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पर का है। तो सबसे पहले वतन है, और ये वतन जो है ना, हम रहे ना रहे, वतन हमेशा आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, तिरंगे की जय जयकार होती रहे। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आपकी पूरी जर्नी को सुनकर, हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि आपने किस प्रकार से मौत के साथ में लड़ाई लड़ी है, कि जब आपने खुद ने ये मान लिया था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी परमपिता परमेश्वर ने और आपकी हिम्मत ने उसमें जीत हासिल किया। और आपकी जो स्ट्रगल की कहानी रही, आपके अंदर एक चीज देखने को बेसिकली इस इंटरव्यू में मिली कि आप एक बब्बर शेर की तरह, एक चीते की तरह अपनी जिंदगी में रहे, चाहे वो आर्मी का जीवन था, चाहे आर्मी के बाद आने का जीवन है। आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निर्भरता के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आपसे बहुत सारे युवा एक अच्छी प्रेरणा आपसे लेंगे और राष्ट्रभक्ति उनके अंदर जागेगी कि देश ही सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आए, अपने टाइम दिया और अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमारे को बताया। हम सभी बहुत मोटिवेट हुए आपको जानकर। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद सुंदर भाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।